से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पूरे विश्व में पाए जाने वाले मुख्य जितने भी रेगिस्तान हैं उसके बारे में। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से कौन कौन से मरुस्थल जो हैं वो हमारे विश्व में पाए जाते हैं, और मैप के द्वारा ये जानेंगे कि वो कौन कौन से देश में आते हैं और किस किस महाद्वीप में हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि रेगिस्तान या मरुस्थल किस प्रकार बने। देखिए, मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर मिट्टी जो होती है वो पूरी तरह बंजर हो जाती है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कभी जल की मात्रा थी लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के बाद वो पूरी तरह बंजर हो गई, और बंजर होने के बाद वह मृदा अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है तथा यह मृदा रेत का रूप ले लेती है, जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो होता है रेत के टीले दिखने लगते हैं, और ये बड़े सा जो क्षेत्रफल होता है यही रेगिस्तान कहलाता है। देखिए, यदि हम गौर करें तो रेगिस्तान जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ का वार्षिक जल घनत्व या वार्षिक जो वर्षा का घनत्व होता है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम का होता है। यहाँ पर वनस्पति हैं, लेकिन ये वनस्पति मृदुबुद्ध रूप में है, अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं कि ये वनस्पति कटीले झाड़ियों के रूप में होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि इसमें खजूर के पेड़ जैसे होते हैं, उस तरह के बोल सकते हैं बहुत कम मात्रा में जल को सोखने वाले पौधे होते हैं। इन पौधों का अपना एक यह गुण होता है कि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जमीन में जाती हैं, और ये कम सूर्य का प्रकाश के साथ साथ कम पानी में भी, ये कम जल में भी अपने आप को पोषित रखने में सक्षम होती हैं। इनके जो कांटे होते हैं या इनके जो बाह्य आवरण के जो स्वरूप होता है वह पूरी तरह हरा होता है। नागफनी और कई ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थल में देखे जा सकते हैं। मरुस्थल में जैसे जीव होते हैं वो कम जल में अपना जीवन यापन करते हैं। बचपन से हम लोगों ने बहुत सुना है कि ऊंट जो होता है उसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। कारण ये है कि ऊंट जैसे जीव जो होते हैं वो मरुस्थल में रहने में सक्षम होते हैं। उसके अलावा कई ऐसे रेप्टाइल्स जीव होते हैं जो मरुस्थल में रह करके अपना पोषण करते हैं। मनुष्य भी अब मरुस्थल के क्षेत्रों में रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत अधिक बदल दिया है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि विश्व में किस किस प्रकार के मरुस्थल होते हैं और इसके वनस्पति क्या होते हैं। देखिए, वनस्पति में वैज्ञानिक रूप से जेरोफाइटा एक ऐसा बोल सकते हैं वनस्पति जगत है, एक ऐसा वनस्पति वर्ग है जो वनस्पतियों के द्वारा, या जो बोल सकते हैं कि इन जितने भी आपको ये डॉट्स वाले जगह दिख रहे हैं उन जगहों पर ये वनस्पति का एक घेरा तैयार करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जेरोफाइटा में नागफनी और कई ऐसे बोल सकते हैं पेड़ आता है जिसमें खजूर भी होता है उसमें, और ऐसे कई पेड़ पौधे आते हैं जो वहाँ के क्षेत्रों को कुछ भाग में हरा भरा रखते हैं। और ये क्षेत्र जो है ये अधिकतर हमें दो रूपों में देखने को मिलते हैं। यदि रेगिस्तान का रूप देखा जाए या मरुस्थल को हम बोलें तो हम लोग इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक वह प्रदेश जो थोड़ा ठंडा होता है, अर्थात मरुस्थल का कुछ ऐसा भाग जो ठंडे प्रदेश में आते हैं और कुछ ऐसा भाग जो गर्म प्रदेश में आते हैं। तो हमें यह एक निष्कर्ष निकलता है कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। यदि ठंडा मरुस्थल में देखें तो सबसे जो ठंडा मरुस्थल है हम उसे अंटार्कटिका को मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंटार्कटिका एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बर्फ की मोटी चादर लगी हुई है, और ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर 12 महीना जो होता है वो बर्फ का ही बोल सकते हैं पूरा क्षेत्रफल देखने को मिलता है। यदि हम अब मैप के द्वारा ये जानें कि विश्व में कहाँ कहाँ कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, तो उसमें जो है सबसे शुरुआत हम करेंगे एशिया महाद्वीप से। यदि एशिया महाद्वीप में जाएं तो हम सबसे पहले चाइना और मंगोलिया के जो बॉर्डर है उसमें जो गोबी मरुस्थल है उसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए, गोबी मरुस्थल जिसका अर्थ होता है निर्जल, मतलब जहाँ पर पूरी तरह सुखाड़ है, जहाँ पर जल का एक कतरा भी नहीं है, और जो पूरी तरह बोल सकते हैं कि खत्म है, बंजर है, पूरा तरह से वो एरिया जो है जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। तो इस क्षेत्र में यदि आते हैं तो यह क्षेत्र जो है अर्थात गोबी मरुस्थल जो है यह लगभग 10,36,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह एक ठंडा मरुस्थल है। मैंने आपको भी बताया कि ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, दो मरुस्थल के दो पार्ट होते हैं।
तो उसमें यह एक ठंडा मरुस्थल आता है जो मंगोलिया और चाइना के बीच में आता है। यदि आपको कंप्यूटेशन में पूछा जाए कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है तो आप इसमें मंगोलिया को ही टिक लगाइएगा, क्योंकि मंगोलिया जो है उसमें ज़्यादा भाग है गोबी मरुस्थल का। यदि उसके बाद आते हैं तो हमें चीन का तकला मकान मरुस्थल मिलता है। देखिए, तकला मकान मरुस्थल को मृत्यु का सागर या बोल सकते हैं खंडहरों का एक स्थान कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा उजाड़ वाला ज़मीन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम के कण पाए जाते हैं। इसलिए चाइना जो है यहाँ पर बड़े बड़े यूरेनियम के खदान खोला हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 3,27,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद यह जो है चीन की सबसे बड़ी मरुस्थल है। यदि हम भारत की ओर आएँ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम थार मरुस्थल है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2,59,000 है। देखिए, इस मरुस्थल में मुख्य गुण यह है कि ये 2 पार्ट में है। इसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में है और कुछ भाग जो है वो इंडिया में है। देखिए, थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है और इंडिया में इसे थार मरुस्थल कहा जाता है। तो जो पाकिस्तान का साइड है उसे चोलिस्तान कह के पाकिस्तान वाले या बोल सकते हैं वो लोग कहते हैं इसे। अब इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो हमें 3 और मरुस्थल मिलते हैं जो छोटे छोटे हैं और जिसमें ईरान का 2 मरुस्थल है जिसका नाम दस्त-ए-कावीर और दूसरा जो है दस्त-ए-लूट है। ये दोनों मरुस्थल जो है ईरान के क्षेत्र में आते हैं। उसी से थोड़ा ऊपर जाएं तो कराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है और ये क्षेत्र जो है ये अधिकतर यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक मरुस्थल का क्षेत्र पाया जाता है। अब यदि हम लोग नीचे की ओर जाएं जो ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पर हमें 3 मरुस्थल मिलते हैं जिसमें से पहला ग्रैंड सैंडी है। जो पहला मरुस्थल है उसका नाम ग्रैंड सैंडी है, दूसरा है गिब्सन, तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया। और ये तीनों मरुस्थल जो हैं ये तीनों मरुस्थल गर्म क्षेत्र के हैं, अर्थात ये गर्म मरुस्थल का एक भाग है। और जो कुल पूरा मरुस्थल का जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जो है वो सुखाड़ है, अधिकतर भाग यहाँ सूखा पड़ा हुआ रहता है, कुछ ही भाग में जो है नदी उदी पाया जाता है। और इस जो ये पूरा जो भाग है मरुस्थल का इसका कुल क्षेत्रफल 15,54,000 है। और यदि देखा जाए ग्रेट विक्टोरिया का तो इसका जो है 3,40,000 के लगभग में ग्रेट विक्टोरिया का क्षेत्रफल है जिसमें ये मरुस्थल फैले हुए हैं। और ऑल ओवर देखा जाए अगर ऑस्ट्रेलिया में तो 15,54,000 वर्ग किलोमीटर में पूरी तरह से मरुस्थल फैले हुए हैं। इसके बाद हम लोग यदि यूरोप में जाएं तो एक बहुत अचंभित करने वाला बात है कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल एसएससी और जीडी में पूछा जा चुका है कि किस महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो है यूरोप, जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप इसको एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि इसका आधा से अधिक भाग जो है वो मरुस्थल में ही है। कम से कम इसमें ऐसे मरुस्थल है जो बहुत बड़े हैं और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में ही है जिसका नाम सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल लगभग 11 देशों की सीमाओं से जुड़ता है, जिसमें मैंने लिस्टिंग किया है जिसे आप मैं बताता हूं कि कौन कौन से जो मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं कौन कौन से देश हैं, जिसमें अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, इजिप्ट है, मोर्टेनिया है, माली है, निगर है, सूडान, तुसानिया, मिस्र और मोरक्को। कुछ हिस्सा जो है वो साउथ अफ्रीका का भी उसमें जाता है। तो इतना जो देश है ये 90,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा साउथ अफ्रीका में ये सहारा मरुस्थल। आप देख सकते हैं मैप में जिस तरह से डॉट बना हुआ है, ये पूरा जो है ये सहारा मरुस्थल का एक भाग है जो एक गर्म मरुस्थल है और ये विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है और इसमें 11 देशों की सीमाएं लगती हैं। इसी के बाद अगर हम लोग नीचे की ओर जाएं तो हमें बोत्सवाना के स्थान में कालाहरी जो मरुस्थल है वो मिलता है। ये भी एक गर्म मरुस्थल है जिसकी कुल लंबाई 5,18,000 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखिए, हम लोग यदि इसके दूसरे छोर में जाते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इधर भी इस क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मरुस्थल है, लेकिन ये इस मरुस्थल से थोड़ा सा छोटा है। देखिए, यदि हम लोग इस ओर आए जहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ पर हमें 2 मरुस्थल मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला जो है वो अटकामा है जो चिली देश में पाया जाता है। देखिए, चिली वही देश है जहाँ पर सबसे अधिक तांबा की खुदाई होती है, तांबा को निकाला जाता है।
और इसमें जो मरुस्थल है अटकामा, इसकी कुल जो लंबाई है वो लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी के जस्ट बगल में एक और मरुस्थल है जिसका नाम पेंटागोनिया है। देखिए, पेंटागोनिया और साउथ अमेरिका में जो ये अटकामा है, ये दोनों मरुस्थल जो है काफ़ी एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक भिन्नता मिल जाएगी। जहाँ अटकामा जो है थोड़ा गर्म मरुस्थल है, वहीं पर पेंटागोनिया जो है एक ठंडा मरुस्थल है। और पेंटागोनिया का जो कुल क्षेत्रफल है ये 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये साउथ अमेरिका की दो मुख्य मरुस्थल थे। यदि हम इस ओर जाते हैं जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का साइड आता है, तो हमें यह ज्ञात होता है कि पहला जो मरुस्थल है जो अमेरिका का है, और ये एक ठंडा मरुस्थल है जिसका नाम ग्रेट बेसिन है। इस मरुस्थल का नाम क्या है? ग्रेट बेसिन, जो यूएसए का एक पार्ट है और ठंडा मरुस्थल है। उसी तरह जो मोजावे है, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है जो भी यूएसए का एक पार्ट है। उसी तरह जो तीसरा मरुस्थल है जिसका नाम सोनोरस है, यह यूएसए और मोरक्को दोनों में आता है, और इसके साथ ये दोनों देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, लेकिन इसका अधिकतर भाग जो है वो मोरक्को के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से जो है मरुस्थल जो है हमारे पूरे पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से है, उसको आज मैंने आपको बताया। देखिए, जितने भी मरुस्थल हैं मुख्य रूप से जो बड़े थे और जो वर्ल्ड लीडर्स के रूप में कायम हैं, वे सभी मरुस्थल एक समय समुद्री क्षेत्र हुआ करते थे। और जिस तरह से जल सूखा, जिस तरह से जमीन में जलवायु परिवर्तन हुआ, उसी तरह से आज मरुस्थल जो हैं वो बन रहे हैं। भारत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल्दी मात्रा में, बहुत तेज गति से मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो विकसित होते जा रहा है, जिसका कारण है हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। जिस तरह से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मानव बस्तियां बसा रहे हैं, अति पशुचरण करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं, इसी का दुष्परिणाम है कि आज भारत का राजस्थान क्षेत्र पूरी तरह मरुस्थलीय रूप में बट रहा है और ये धीरे धीरे अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने पर्यावरण को हरा भरा रखने का और साथ ही साथ अपने पर्यावरण को मरुस्थल से बचाने का, ताकि वो मरुस्थलीय ना बन सके। अब देखिए, हम लोग कुछ जीके के आधार पे कुछ क्वेश्चन जानते हैं जिसमें मरुस्थल का कुछ बोल सकते हैं एक कैटेगरी में रखा गया है। यदि हम लोग देखें तो सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका है। दूसरा सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा है। तीसरा सबसे शुष्क मरुस्थल, अर्थात जहाँ पर पानी का एक बूंद का भी बहुत कमी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखा हुआ है, वह क्षेत्र जो है वो अटकामा है, जो यहाँ पर है, जहाँ पर बहुत कम मात्रा में, या तो बोल सकते हैं ना के बराबर पानी है, इसीलिए इसे शुष्क मरुस्थल में रखा गया है। उसी तरह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जो है अन्य मरुस्थलों से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह से मरुस्थल जो था वो हमारे पूरे पृथ्वी में कहाँ कहाँ है और उसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैंने आज आपको बताया। आप हर पॉइंट्स को अच्छे से देख सकते हैं कि कौन मरुस्थल कहाँ पर है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टफ होता है ये क्वेश्चन सब, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग पहले बहुत बच्चे जिक्र करते थे कि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाता है वो अंटार्कटिका हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका हो जाता है, और गर्म क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि पूरे विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं और उनकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है। आशा करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मरुस्थल के इस चैप्टर को समझ करके आपको बहुत कुछ नई जानकारियाँ मिली होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।